अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा। सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है तहकीकात। दृश्यम फिल्म में आपने देखा होगा कि कैसे एक बदमाश लड़के से परिवार को बचाने के लिए एक बाप लाश को थाने के फ्लोर के नीचे दफन कर देता है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना है कि इस बार थाने का फ्लोर नहीं, बाथरूम का फ्लोर था, और नीचे दफन होने वाला भी घर का आदमी था। जैसे दफन किया खुद उसकी पत्नी ने। यही नहीं, पति को बाथरूम में दफन करने के बाद उसके ऊपर टाइल्स लगवा दी और फिर रोज उसी बाथरूम में नहाती रही और घर समाज वालों के सामने अपने पति के गुमशुदा होने का नाटक कर टेसुए बहाती रही। उत्तर प्रदेश की आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा जो अचानक लापता हो गए। 44 साल के सुरेंद्र और उनका परिवार राजस्थान के भरतपुर का रहने वाले थे। साल 2010 में सुरेंद्र की शादी इटावा की रहने वाली रूबी से हुई थी। सब कुछ ठीक था, दोनों की 2 बेटियां रिद्धि सिद्धि भी थी, लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगी। सुरेंद्र शराब का आदी हो गया, वो कोई काम नहीं करता था। घर का खर्चा, उनकी मां की पेंशन और रूबी की सिलाई से होने वाली कमाई से चल रही थी। उधर शराब के लिए पैसों की मांग को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे और इसी कलह ने एक खूनी साजिश का रूप ले लिया। अब बहुत दिनों से तो हो रहा था, पहले ही हुआ था। अब दो कोई चाचा के वहाँ पे लड़ाई हो रही थी बस। अब चाचा से लड़ाई हो रही थी। क्या बात बोले थे? पता नहीं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? भरतपुर। हैं? भरतपुर। अच्छा, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती थी? नहीं, कभी भी? पहले होती थी। क्या बात बोले थे? ऐसे ही पापा पैसे मांगते थे मम्मी से, हाँ। इस वजह से लड़ाई होती थी। तो पैसे नहीं देते तो आपके साथ ही मारपीट होती थी? आपके साथ पापा मारपीट करते थे? नहीं, चिल्लाते थे। क्या कहते थे? पता नहीं, ऐसे हैं? चिल्लाते थे, हाँ। मम्मी को मारते थे। अच्छा। 17 मई की रात रूबी ने सोची समझी साजिश के तहत पहले घर खाली कराया, अपनी दोनों बेटियां और सास को जेठ अनिल शर्मा के घर भेज दिया ताकि घर में कोई गवाह ना रहे। और जब घर बिल्कुल खाली हो गया तब रूबी ने पति सुरेंद्र को नशे की गोलियां खिलाईं। जब सुरेंद्र बेसुध होकर गिर पड़ा तो रूबी ने उसकी हत्या कर दी। अगले दिन 18 मई को जब जेठ अनिल शर्मा घर आए तो सुरेंद्र चारपाई पर लेटा था। रूबी ने कहा कि नशे में चूर है और अनिल बिना शक किए वापस चला गया, लेकिन असलियत में वो मर चुका था। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए रूबी ने अपनी अगली चाल चली। हत्या के बाद रूबी ने पूरी रात अकेले घर के बाथरूम में करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा और पति सुरेंद्र के शव को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। इसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी, फिर प्लास्टर भी कराया और फिर मजदूर बुलाकर उस पर टाइल्स भी लगवा दिए ताकि किसी को जरा भी शक न हो। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा नाटक जो पूरे 45 दिनों तक चलता रहा। रूबी मोहल्ले में पड़ोसियों के सामने आंसू बहाती रही, पति के लापता होने का रोना रोती रही। 26 मई को उसने खुद थाने जाकर सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। हाँ, मेरा खास छोटा भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो।
लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके बाद। यहाँ पर हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। कौन सोच सकता है कि दो मासूम बेटियों की मां कत्ल की इतनी भयावह साजिश रच सकती थी। जिस बाथरूम में रूबी ने अपने पति सुरेंद्र का शव दफनाया, उसी में वो इतने दिनों तक नहाती रही। लेकिन जब 1.5 महीने तक सुरेंद्र का कुछ पता नहीं चला, तो सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को धीरे धीरे शक होने लगा। उन्होंने कई बार रूबी से पूछा, लेकिन रूबी टालती रही। इसी बीच सुरेंद्र के भाई को शक और हो गया। उधर पुलिस एक पुराने मामले में वेरिफिकेशन के लिए रूबी के घर पहुंची और रूबी घबरा गई, जिसके बाद पुलिस का शक हुआ और पुलिस ने घर की तलाशी ली। बाथरूम के फर्श पर नजर पड़ते ही अधिकारियों को शक हो गया और जब फर्श खोदा गया तो सारा सच बाहर आ गया। बाथरूम की खुदाई में जमीन के नीचे से एक मानव कंकाल बरामद हुआ। कंकाल के एक हाथ में पहना हुआ कड़ा और गले में रुद्राक्ष की माला देखकर परिवार वालों ने तुरंत पहचान लिया कि ये उनका बेटा सुरेंद्र है। इसके बाद पुलिस ने रूबी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि टीवी देखकर उसने छप छिपाने का तरीका सीखा था। हालांकि पुलिस का यह भी मानना है कि रूबी अकेले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकती, जिसको लेकर पुलिस की तहकीकात जारी है। दिनांक 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक कहावत है, सत्य कल्पना से अधिक विचित्र होता है। यह मामला कुछ ऐसा ही है। आपने बॉलीवुड फिल्म रेड तो देखी ही होगी, जिसमें एक शख्स अकूत दौलत का मालिक होकर नकदी और आभूषण को दीवारों और घर में सीक्रेट सेक्शन बनाकर छिपाता है ताकि कोई वहां तक पहुंच न सके। लेकिन आखिर में सरकारी अफसरों की टीम वहां पहुंच ही जाती है और भ्रष्टाचार गबन करके कमाई गई बेनामी संपत्ति का पिटारा खुल जाता है। ऐसा ही जब यूपी के परिवहन विभाग में आगरा से ARTO के पद से रिटायर्ड हुए ललित कुमार के पिटारे में जमा काले धन का भांडा फूटा तो हर कोई दंग रह गया। अलमारियों और दीवारों के पीछे गुप्त जगह बनाकर सोने चांदी हीरे के आभूषण और करोड़ों की नकदी छिपाकर रखी गई थी। बिजनेस टीम की 26 घंटे की छापेमारी में एक रिटायर्ड ARTO के पास मिली अकूत संपत्ति का जब ब्यौरा सामने आया, उसने परिवहन विभाग में भूचाल ला दिया। रिटायर्ड ARTO के घर विजिलेंस का छापा। 26 घंटे चली तलाशी में करोड़ों बरामद। रिटायर्ड ARTO के घर मिला करोड़ों का काला धन। दरअसल 2024 में जनपद कानपुर में तैनाती के दौरान ललित कुमार पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के ट्रांसफर और फिटनेस प्रमाण पत्र समेत कई मामलों में रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन रसूख के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला जरूर दर्ज हुआ था। विजिलेंस टीम की जांच जारी रही। उधर 2025 में ललित कुमार आगरा से रिटायर हो गए। इसके बाद इनपुट के आधार पर विजिलेंस टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे लखनऊ की अलीगंज स्थित चंद्रलोक कॉलोनी के C143 आवास पर दस्तक दे दी और जो निकला वो देखकर खुद विजिलेंस टीम के ही होश उड़ गए।
ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला है। रोडवेज में फोरमैन से सफर शुरू हुआ, फिर संभागीय निरीक्षक बने और फिर ARTO के पद पर काम किया और फिर कानपुर में RI, उसके बाद आगरा में ARTO के पद पर अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2025 तक 5 साल तक तैनात रहे। इन 5 साल में ललित कुमार का नाम लगातार विवादों से जुड़ा रहा। वाहन चेकिंग के दौरान चालकों से झगड़े, कथित अवैध वसूली के आरोप, सैया टोल प्लाजा पर विवाद और लंबी छुट्टियों पर तत्कालीन RTO से भी टकराव के हालात बने। हर बार शिकायत हुई, मगर हर बार मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका हिसाब करता है। और फिर आया 7 जुलाई 2026 का वो दिन। दीवारों और अलमारियों में छिपाए गए थे पैसे के पैकेट। 1,62,00,000 रुपए कैश हुआ घर से रिकवर। घर में ज्वेलर्स जैसी 2 बड़ी तिजोरियां भी मिली। विजिलेंस टीम ने जब घर के चप्पे चप्पे को खंगाला तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते चले गए। घर के अलग अलग कमरों में, दीवारों के पीछे और गुप्त स्थानों पर पैकेट बनाकर कैश छिपाया गया था। तलाशी में करीब 1,62,00,000 रुपए नगद बरामद हुए। घर में कई लॉकर मिले। साथ ही ज्वेलर्स की दुकानों पर इस्तेमाल होने वाली 2 बड़ी बड़ी तिजोरियां भी मिली, जिन्हें खोला गया तो भीतर कैश से लेकर सोने चांदी के बिस्किट और जेवरात भरे पड़े थे। नजारा ऐसा था मानो किसी आम रिटायर्ड सरकारी अफसर का घर नहीं, बल्कि किसी सराफा बाजार का गोदाम हो। अब बात करते हैं उस सोने चांदी की जो ललित कुमार के घर से बरामद हुई और जिसे देखकर विजिलेंस टीम के होश उड़ गए। तिजोरियों और लाकरों से जो निकला वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे के आभूषण। इनकी कुल कीमत आंकी गई तो मामला 20 करोड़ रुपए के पार था। एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर में 13 किलो सोना। सोचिए, जिस शख्स की पूरी जिंदगी की वैध कमाई मात्र 93 लाख रुपए थी, उसके घर में 20 करोड़ का तो सिर्फ सोना चांदी मिला। ये पैसा कहां से आया? जाहिर है इस सवाल का जवाब ललित कुमार को देते ही नहीं बना। 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद। सोने चांदी और हीरो की कीमत ही 20 करोड़ के पार, जिसकी जिंदगी भर की वैध कमाई है 93 लाख। वो अधिकारी निकला करोड़ों के काले धन का सरताज। जांच में सामने आया कि ललित कुमार की पूरी नौकरी में वैध स्रोतों से ही कुल कमाई महज 93,26,000 रुपए के आसपास थी, लेकिन चल और अचल संपत्तियों की खरीद और रखरखाव में ही 1,62,00,000 रुपए पाए गए, यानी अपनी वैध कमाई से 68.66 लाख रुपए, यानी करीब 73% अधिक खर्च किया गया। जांच एजेंसी ने जब ललित कुमार से इसका जवाब मांगा तो ललित कुमार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। इस अधिकारी पर 11 जून 2024 को कानपुर सेक्टर के थाने में FIR दर्ज हुई थी, जिसकी विवेचना विजिलेंस को सौंपी गई थी। लेकिन करते करते आखिरकार 7 जुलाई को मामला छापेमारी तक पहुंचा। नकदी और सोना चांदी तो बरामद हुआ, साथ ही विजिलेंस की टीम को घर से जो दस्तावेज मिले और पता चला कि परिवहन विभाग के अधिकारी कितने कर्मठ हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ललित कुमार की अकूत संपत्ति की जो तस्वीर सामने आई, उसके मुताबिक लखनऊ के अलीगंज, वृंदावन योजना, इस्माइलगंज, मोहनलालगंज और बालकगंज में मकान, फ्लैट, नोएडा में 2 फ्लैट की बुकिंग, बाराबंकी और रायबरेली में जमीनें, कुल 15 जगहों पर मकान, फ्लैट और खेती की जमीनों के दस्तावेज अभी तक मिले हैं। इन अचल संपत्तियों की ही कीमत 13 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ऊपर से टोयोटा, इनोवा, हुंडई, i20, एक रिवॉल्वर और बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और FD में 1 करोड़ से ज्यादा के निवेश की तो बात ही छोड़िए। 15 जगहों पर मकान, प्लॉट और जमीनों के दस्तावेज। लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी, रायबरेली में करोड़ों की संपत्ति। कुल चल अचल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए के पार। विजिलेंस के शुरुआती आकलन में बरामद संपत्तियों की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए अभी तक आंकी गई है।
लेकिन जांच एजेंसी का ये मामला है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के नाम पर बेनामी संपत्तियों को लेकर भी जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने छापेमारी करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं इस कार्रवाई ने परिवहन विभाग के कई और भ्रष्ट अफसरों की नींद उड़ा दी है। इस पूरी छापेमारी के बाद यूपी के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के भीतर चर्चा है कि ये कार्रवाई सिर्फ ललित कुमार तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिनके खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आती रही हैं। वाहन फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन सेवाओं में मनमानी वसूली की शिकायतें अब शासन स्तर तक पहुंच चुकी हैं। पीड़ितों ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवहन विभाग में हड़कंप, भ्रष्ट अफसर सत्ते में। सीएम योगी से मिले पीड़ित की निष्पक्ष जांच की मांग। योगी सरकार ने ये साफ किया है कि क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो भी सेंध लगाएगा वो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो नौकरी में हो या रिटायर हो चुका हो। ललित कुमार का मामला इसी नीति की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है। रिटायरमेंट के बाद भी जांच रुकी नहीं और आखिरकार दीवारों के पीछे छिपाई गई काली कमाई बाहर निकल आई। विभागीय सूत्रों का ये कहना है कि कई अफसर अब अपनी बेनामी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन को लेकर सतर्क हो गए और इस कार्रवाई का असर पूरे परिवहन विभाग पर पड़ना तय है। फिलहाल विजिलेंस की जांच जारी है और 35 करोड़ का ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ने की पूरी संभावना है। 2024 में कानपुर में तैनाती के दौरान ललित कुमार पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ट्रांसफर से लेकर यानी वाहनों के ट्रांसफर से लेकर एनओसी और ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर भी धन उगाही के आरोप लगे थे। उस समय ललित कुमार पर 2024 में ही कानपुर में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में विजिलेंस की टीम जांच कर रही थी और जांच के दौरान ही उसको अहम सबूत मिले थे और फिर इसी दौरान बीच में ही ललित कुमार आगरा से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के दौरान भी ये जांच लगातार जारी थी और इसी कड़ी में विजिलेंस की टीम ने जब अलीगंज में ललित कुमार के आवास पे छापा मारा तो वहां पर 13 करोड़ के सोने के चांदी के आभूषण, नकदी, कुल मिला के चल अचल संपत्ति मिलाकर 35 करोड़ रुपए अब तक की जांच में खुलासा हुआ कि 35 करोड़ की चल अचल संपत्ति बरामद हुई है। हालांकि विजिलेंस टीम का मानना है कि ये जो बरामदगी है चल अचल संपत्ति की, ये और भी बढ़ सकती है। इससे हैरान कर देने वाली बात यह कि जिस तरह से सोने चांदी और हीरे के आभूषण ललित कुमार के यहाँ से बरामद हुए हैं, उससे ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। हालांकि योगी सरकार भ्रष्टाचारियों का प्रहार उस पर लगातार जारी और एक साफ कह दिया कि जिस तरह से योगी सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की करप्शन और क्राइम पे, कोई भी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ और सख्त लहजे में संदेश है कि कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। उसी की कड़ी में ललित कुमार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है और माना जा रहा है कि ऐसी ही कार्रवाई यानी भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ अनूप चौधरी, अनानी टीवी, लखनऊ। सात फेरे लेकर जिस घर में एक बेटी ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी घर से उसकी अर्थी निकली। बिलासपुर में शादी के चंद सालों बाद ही एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पति का दावा है कि पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। शरीर पर मिले चोट के निशान, यही नहीं पति पर दूसरी महिला से रिश्ते होने का भी शक है। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले की रहने वाली 28 साल की आदिति मौर्य की शादी साल 2019 में बिलासपुर के रहने वाले रविकांत मौर्य से हुई थी। दोनों की 13 महीने की एक बेटी भी है। रविकांत तिफरा सब्जी मंडी में कारोबार करता है। घटना वाले दिन पति का कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ ऊपर के कमरे में सो रहा था। जब नीचे पहुंचा तो आदिति बेड पर पड़ी मिली। पति का दावा है कि आदिति ने सिल्क की साड़ी से फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन फंदा खुलने से नीचे गिर गई। वही इस घटना ने पूरे परिवार को
सदमे में डाल दिया। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष पति की इस दलील से बिल्कुल अलग है। मायके वालों का आरोप है कि अदिति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रताड़ना का नतीजा है। परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही अदिति पर अत्याचार हो रहे थे और कई बार उसने फोन पर अपनी आपबीती भी सुनाई थी। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था जिसके चलते पति पत्नी में रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे। मृतका के भाई अखिलेश वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी के कुछ समय बाद से ही आदिति को पति और ससुराल पक्ष मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि आदिति अक्सर फोन कर मारपीट और उत्पीड़न की जानकारी देती थी। बीते कुछ दिनों से उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। जब भी परिवार आदिति से बात करने की कोशिश करता, पति किसी न किसी बहाने से बात नहीं कराता था, जिससे परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसमें घटना ये हुई है कि मेरी सिस्टर अदिति मौर्य निवासी, इनकी शादी यहाँ पे रविकांत मौर्य से दयालबाग निवासी बिलासपुर से हुई थी। कल दोपहर 2 बजे दोनों में अनबन हुई, कमरे में लड़ाई हुई। उसके बाद मेरी बहन का शव मिला। अभी तक जिसके लिखित में हमने कोतवाली में एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वह यहाँ के कुछ माननीय लोग जो है पोस्टमार्टम हमारा जो है बहन का पोस्टमार्टम का ये फ़ोटो है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, उसको रोकने की और गलत रिपोर्ट लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोग आज एसपी सर से यहाँ मिलने आए हैं। अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्या आरोप है? अभी मेरा यही कहना है कि भैया मेरी बहन कल सुबह तक हम लोगों से अच्छे से बात की, घर में अच्छे से थी, सबसे बातचीत की। उसका एक 1.5 साल का बच्चा है, वो अचानक क्यों फांसी लगाएगी? सबसे घर में 11-12 बजे तक तकरीबन 12 बजे तक सबसे अच्छे से बात हुई, मम्मी से बात हुई, बगल में दीदी हैं उनकी एनिवर्सरी विश की, अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ लगाई, और 2 बजे वो सुसाइड कैसे कर लेगी? आपको क्या शक है? शक ये है कि मेरी बहन, हम लोगों ने रवि को फ़ोन किया तो रवि ने फ़ोन नहीं उठाया, और मेरी बहन लगातार फ़ोन करती रही, तो रवि का फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा हमको नहीं मालूम, दोनों कमरे में आपस में बंद करके झगड़ा कर रहे थे, और फिर मेरी बहन की लाश मिली वहाँ से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, हम लोगों को न्याय मिले। अदिति के परिवार वालों ने उसके पति पर और भी संगीन आरोप लगाए। परिजनों का दावा है अदिति और उसके पति के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह पति की दूसरी महिला से रिश्तों को लेकर थी, जिसका पता अदिति को चल गया था। परिवार का कहना है कि अदिति को पति के मोबाइल में ऐसी चैट मिली जिसके बाद घर में तनाव और बढ़ गया, और फिर कुछ ही दिनों बाद अदिति की मौत की खबर आई। मृतक के भाई के आरोप है कि रविकांत मौर्य की दूसरी महिला से संबंध थे। उसके मुताबिक 1 हफ्ते पहले आदिति ने पति के मोबाइल की चैट का वीडियो बनाकर अपनी ही बड़ी बहन को भेजा था, जिसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया। परिवार वालों का ये भी आरोप है कि 23 जून को आदिति के साथ मारपीट भी की गई थी। बाद में जब उन्होंने ससुराल पक्ष से संपर्क करने की कोशिश की तो पहले दोनों के बीच झगड़े की बात बता दी गई, और फिर कुछ देर बाद आदिति की मौत की सूचना मिली। परिवार का कहना है कि घटना की जानकारी भी उन्हें सीधे ससुराल पक्ष ने नहीं दी। पति की बेवफाई, पत्नी की मौत, आत्महत्या या फिर सुनियोजित हत्या। विवाहिता की मौत से उठे कई सवाल, शरीर पर चोट के निशान, बड़ा सस्पेंस, दूसरी महिला और मौत का राज, पति और ससुराल पर प्रताड़ित करने के आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा आदिति की मौत का राज। अदिति की मौत आखिर आत्महत्या है या फिर हत्या? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। मायके वाले शरीर पर मिले चोट के निशान को हत्या का सबूत करार दे रहे हैं, जबकि पति अपने बयान पर कायम है और उसे आत्महत्या बता रहा है। लेकिन तब भी पति रविकांत मौर्य इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। आखिर शादी के चंद सालों में ऐसा क्या हालात बन गए जिसकी कीमत अदिति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और उसे अपनी 13 महीने की बेटी का भी ख्याल नहीं आया। अब इस पूरे मामले की असली तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। मायके पक्ष का आरोप है कि आदिति के हाथ
गर्दन, पैर और कान पर चोट के निशान थे। उनका कहना है कि जिस जगह फांसी लगाने की बात कही जा रही है, वहां पर स्थितियां संदेह पैदा करती है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। कमरे और आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के आधार पर ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और परिवार वालों के आरोपों की भी पड़ताल जारी है। ये मधुबन की अविवाहित महिला है जो अपने ससुराल में प्रथम दृष्टया घटनास्थल को देख के लगा था कि उसने आत्महत्या किया है। मामले में मर्ग पंजीबद्ध कर पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच की जा रही है। जो भी उसमें आगे तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। मामले में जो मृतका के परिजन हैं उन्होंने हत्या और उसके अलावा जो परिवार के द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं, सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।